Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow. बार बार एक ही बात बताने पर अगर कोई नहीं समझता तो उसके लिए कड़ा कदम उठाना ही पड़ता है। और अपराधियों, क्रिमिनल्स के लिए योगी को ऐसा ही तरीका अपनाना पड़ता है। क्रिमिनल मच्छरों के खात्मे की कड़ी में बीती रात एक और बड़ा काम हो गया। यूपी के गाजीपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश यमराज के पास पहुंच गया। उसने एक शख्स की बेरहमी से हत्या की थी। अपराध के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति पर चलते हुए यूपी पुलिस ने बुलेट पर हिस्ट्री शीटर चौधरी का नाम लिख दिया था। और इसका परिणाम क्या हुआ, खुद देख लीजिए। जो कमलेश मोइन 1 लाख का अभियुक्त था वो घायल हुआ गंभीर रूप से। जो भी अपराधी होगा कोई भी बचने नहीं पाएगा। अब प्रदेश में अपराधियों के मन में भय है और पुलिस का मनोबल ऊपर है। माथे पर लाल तिलक, लेकिन इरादे और कांड पूरी तरह काले। नाम था कमलेश चौधरी। इसके हाथ खून से सने थे, इसलिए योगी फोर्स के बुलेट पर इस बार चौधरी का नाम चढ़ गया। गाजीपुर में योगी की पुलिस ने बीती रात 1 लाख के इनामी बदमाश कमलेश चौधरी का एनकाउंटर कर दिया। उसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। जवाबी फायर में जो कमलेश मोइन 1 लाख का अभियुक्त था वो घायल हुआ गंभीर रूप से, जिसको तत्काल मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उसको हम लोग जिला अस्पताल लेके आए। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टरों ने प्रथम दृष्टया उसका जब चेक किया तो उन्होंने मृत्यु उसकी डिक्लेयर की है। कमलेश चौधरी को योगी की पुलिस ने विनीत हत्याकांड के 120 घंटे के अंदर जहन्नुम पहुंचा दिया। एनकाउंटर स्पॉट की ये तस्वीरें बता रही है कि मुठभेड़ कितनी खतरनाक रही होगी। योगी की पुलिस के जाबाजों ने लखटकिया बदमाश कमलेश चौधरी को ढेर कर ये संदेश उसके गिरोह के हर सदस्य तक पहुंचा दिया कि यमलोक जाने का रास्ता खुल चुका है। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। अपने बेटे को खो चुके विनीत के पिता भी पूरे गिरोह के सफाई की मांग कर रहे हैं। इस स्थिति में यदि गैंग का एक सदस्य मारा जाएगा तो गैंग का सफाया कहाँ हो पाया। गैंग का सफाया तो तब होगा जब उसमें नेम्ड और अननेम्ड सारे लोग जो अपराध करने दरवाजे पे आए और बच्चे की हत्या की, निर्मम हत्या की, तो सबका इनका। पुलिस ने इस हत्याकांड में कमलेश चौधरी समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। कटरा गैंग से जुड़े कमलेश चौधरी और शंकर पांडेय पर पुलिस ने 1-1 लाख रुपए और बाकी सदस्यों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। तभी से पुलिस को इनकी तलाश थी। विनीत का एक गुनहगार तो मारा जा चुका है, अब पुलिस को मुख्य आरोपी शंकर पांडेय की तलाश है। कटरा गैंग में शंकर पांडेय का दाहिना हाथ माना जाता था कमलेश चौधरी। कमलेश ही शंकर के काले धन को संभालता था। अवैध तरीके से वसूली कर कमाए गए पैसों को यही दोनों मिलकर ठिकाने लगाते थे। विनीत के एक आरोपी का सफाया हो चुका है। अब बाकी आरोपियों को धर दबोचने के लिए पुलिस दूसरे राज्यों में भी दबिश दे रही है। योगी फोर्स इन अपराधियों को किसी हाल में छोड़ेगी तो नहीं, एक एक कर सबका नंबर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्रिमिनल मच्छरों को योगी फोर्स किसी भी हाल में छोड़ने वाले नहीं है। जिसका जैसा अपराध उसके लिए उतना कड़ा सबक। नए उत्तर प्रदेश के लिए इनका सफाया होना सबसे बड़ा मिशन है। तभी तो इसी साल बीते 5 महीनों में, यानी कि जनवरी से मई के बीच, योगी की पुलिस ने 23 अपराधी एनकाउंटर में ढेर कर दिए। यानी हर महीने लगभग 5 अपराधियों को योगी फोर्स जहन्नुम पहुंचा रही है। जबकि बीते 9 सालों में एनकाउंटर में मारे जाने वाले अपराधियों की संख्या 289 है। अभी यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। विनीत के पिता तो वैसे ही पूरे गैंग के सफाई की मांग कर रहे हैं। हिंदुस्तान के सेफ्टी कवच के फ्रंट से आज 2 खबरें आई।
पहले ही कि रूस से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा देने वाला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हिंदुस्तान पहुंचा, और दूसरा ये कि स्वदेशी कंपनियों से रक्षा मंत्रालय 20,000 करोड़ की ड्रोन डील करने जा रहा है। और ये दोनों खबरें मुल्ला मुनीर की रात की नींद खराब करने के लिए काफी हैं। दर्द जब हद से गुजर जाता है तो आंखें नहीं रोती, दिल रोता है। आज हिंदुस्तान का सुदर्शन चक्र देख मुल्ला मुनीर का यही हाल हो रहा होगा। मुल्ला मुनीर ऑपरेशन सिंदूर में मारे अपनों के दर्द भरे नगमे आवाम को सुना ही रहा था कि रूस से पाकिस्तान को मौत का पैगाम देने वाला एक और S-400 भारत पहुंच गया। रूस से आ गया है S-400 सुदर्शन चक्र का चौथा सेट। हिंदुस्तान के आकाश का सबसे ताकतवर प्रहरी अब और मजबूत हो गया है। अब भारत के पास S-400 अल्ट्रा मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम की 4 यूनिट हो गई हैं। इंडियन एयरफोर्स ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करने का खाका तैयार किया है। S-400 स्क्वाड्रनों का 65% हिस्सा पाकिस्तान सीमा मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात के हरामी नाला तक की ओर तैनात करने का फैसला किया गया है, जबकि बाकी 35% यूनिट्स को चीन सीमा और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC की सुरक्षा के लिए रखा जाएगा। भारत ने 2018 में रूस के साथ 5 S-400 खरीदने का करार किया था, जिसमें 4 पहुंच चुके हैं और 5वें की इसी साल नवंबर तक आने की उम्मीद है। S-400 लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और कुछ स्टेल्थ को भी टारगेट कर सकता है। हिंदुस्तान की रक्षा तैयारियां देख पाकिस्तान और चीन के होश उड़े हुए हैं। एक तरफ S-400 के चौथे यूनिट के पांव हिंदुस्तान में पड़े और दूसरी ओर रक्षा मंत्रालय ने 20,000 करोड़ के स्वदेशी ड्रोन खरीदने का ऐलान किया है। जासूसी के साथ मारने में अव्वल छुटकू हथियार ड्रोन अब भारतीय सेनाओं का बड़ा हिस्सा होंगे। चाहे कराची हो या लाहौर या चीन का कोई इलाका, कोई भी इनकी इज्जत से दूर नहीं होगा। 20,000 करोड़ के ड्रोनों की डिलीवरी ऑर्डर मिलने का 18 से 24 महीनों के भीतर पूरी होने की उम्मीद है। इस समय देश में ड्रोन और उनके पार्ट्स बनाने वाली 600 से ज्यादा कंपनियां सक्रिय हैं। सेना के लिए भारत का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन सौदा है। ड्रोन मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे सटीक हथियार है और यही वजह है कि हिंदुस्तान अपनी ड्रोन शक्ति बढ़ाने के लिए 20,000 करोड़ का सौदा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई लगातार जारी है और इस बार सीएम योगी के टारगेट पर था बिजनौर का अतीक अहमद, जिसकी करीब 168 करोड़ से ज्यादा संपत्तियों को कुर्क किया गया, वो भी ढोल, नगाड़ों और मुनादी के साथ। अब सवाल यह है कि आखिर बिजनौर का अतीक अहमद कौन है? आखिर क्यों यह सीएम योगी के रडार पर आया? देखिए इस रिपोर्ट में। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, किसी भी प्रकार का कोई सरपरस्त क्यों न हो, अगर उसने कहीं दुस्साहस किया तो मान करके चलिए कि वह अपने उस दुस्साहस के लिए यमराज के पास जाने के लिए अपना टिकट काट रहा है। योगी राज में माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं। या तो माफिया मिट्टी में मिल जाते हैं या फिर उनकी संपत्तियों को बुलडोजर रौंद जाते हैं। और अब ऐसे ही एक माफिया पर योगी का हंटर चला। उसकी 168 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को कुर्क किया गया, वो भी ढोल, नगाड़ों और मुनादी के साथ। की जाती है अतीक अहमद मोहम्मद उमर की संपत्ति में स्लाटर हाउस गैंगस्टर के तहत कुर्की की जाती है। अतीक अहमद, यही नाम है बिजनौर के उस माफिया का
जिसने संगठित अपराध और गोमांस की तस्करी के जरिए 1.5 अरब से ज्यादा का अवैध साम्राज्य खड़ा कर लिया। लेकिन योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अतीक अहमद पर गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 168 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया। जानकारी करने पर यह पता चला कि उमार इंटरनेशनल के जो डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ जनपद जालौन में गौकशी का मुकदमा दर्ज है। जालौन की टीम डीएम साहब और एसपी साहब से कोऑर्डिनेशन करते हुए उनकी सभी संपत्तियों का ब्यौरा यहां से भेजा गया और उनके द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इस स्लॉटर हाउस के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आरोपी अतीक अहमद का ताल्लुक बिजनौर से है, मगर मौजूदा वक्त में अतीक अहमद दिल्ली के निजामुद्दीन वेस्ट में रह रहा था। अतीक अहमद के खिलाफ जालौन जनपद के थाना 8 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। उसी के तहत कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने अतीक अहमद के ओमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस को सील किया। इसके अलावा 5.951 हेक्टेयर की कृषि भूमि को भी कुर्क किया गया। कुल संपत्ति की कीमत 168 करोड़ 13,32,600 रुपए आंकी गई है। ये ओमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस है। इसके मालिक हैं अतीक अहमद, जो सहसपुर के रहने वाले हैं और इस वक्त दिल्ली में रहते हैं। इनका नाम जालौन जिले में गोवध के मामले में आया और उसके बाद इनके ऊपर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई के तहत इनकी जो ये फैक्ट्री है, स्लॉटर हाउस है, 168 करोड़ रुपए यानी कि 1.5 अरब से अधिक की संपत्ति यहाँ पर जिला प्रशासन ने कुर्क कर ली है। इस माफिया ने अब तक जो कुछ भी किया है इसकी कमर तोड़नी है, इसको पूरी तरह क्रैश करके रख देना है। प्रशासन की टीम ने कार्रवाई के दौरान स्लॉटर हाउस के मेन गेट पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया और परिसर को सील कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। किसी तरह का कोई तनाव ना फैले, इसके लिए भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद था। कुर्की की जाती है। अतीक अहमद के जिस स्लॉटर हाउस को सील किया गया वो पहले भी विवादों में रह चुका है। साल 2018 में प्रशासन ने इस मीट प्लांट को सील किया था। दरअसल अतीक अहमद पर आरोप है कि वो फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर फिश फूड के नाम पर गोमांस की तस्करी करता था। आपको बता दें कि 21 दिसंबर 2023 की रात जालौन पुलिस ने झांसी कानपुर हाईवे पर एक कंटेनर पकड़ा। इस कंटेनर में कई टन गोमांस भरा हुआ था। जांच में अतीक अहमद का नाम सामने आया। अब प्रदेश में अपराधियों के मन में भय है और पुलिस का मनोबल ऊपर है। इसके बाद जालौन पुलिस ने अतीक अहमद पर मुकदमा दर्ज किया और इसी मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अतीक अहमद की 168 करोड़ से अधिक की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए। और इस एक्शन के बाद योगी प्रशासन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराध से कमाई किसी भी संपत्ति को यूपी में पलने नहीं दिया जाएगा। जो भी अपराधी होगा उस अपराधी के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी उत्तर प्रदेश सरकार उतनी सख्त कार्रवाई करेगी। बिजनौर से राजवीर चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने का काम जोर शोर से जारी है। पुलिस की टीमें लगातार घुसपैठियों के ठिकानों पर दबिश दे रही हैं, उनकी पहचान कर डिपोर्ट करने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में गुजरात पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़े हंट ऑपरेशन को अंजाम दिया और बीते 48 घंटों में 500 से ज्यादा घुसपैठियों पर शिकंजा जकड़ा। आखिर कैसे हुआ ये देखिए। गुजरात में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े हंट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसके तहत गुजरात पुलिस ने सैकड़ों बांग्लादेशियों को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि अब उन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी भी शुरू कर चुकी है। पहली तस्वीर अहमदाबाद की है, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों से ओपन परेड करवाई गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बांग्लादेशी घुसपैठिए मुंह छिपाते कैमरे से बचते बचाते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर वडोदरा की है, जहां आधा दर्जन से ज्यादा बांग्लादेशियों पर शिकंजा कसा गया। એમાં 41 પુરુષ છે, 95 મહિલાઓ અને 30 બાળકો, એટલે કુલ 166 બાંગ્લાદેશી
અત્યારે કન્ફર્મ્ડ અમદાવાદ શહેરમાંથી આપણે કન્ફર્મ મળી ગયા છે અને અમુક બાકીની પૂછપરછ ચાલુ છે. આમાં જે મહિલાઓ છે મોટા ભાગે સ્પામાં થોડું એ પ્રોસ્ટિટ્યુશન વગેરેના એમાં હતી અને જે પુરુષો હતા એ છૂટક મજૂરી, કંઈ કોઈ ટેલરિંગ ને છે, કંઈ કોઈ આ કચરા ઉઠાવવાનું કામ, કંઈ ટાયર પીણવાનું કામ, એ જુદા જુદા મજૂરીવાળા જ કામો આ લોકો કરતા હતા. बता दें कि गुजरात पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पूरे राज्य में ऑपरेशन डेल्टा हंट को चलाया है, जिसके तहत 501 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से 362 बांग्लादेशियों की पुष्टि हो चुकी है. पूरे गुजरात में ये ऑपरेशन डेल्टा हंट अभी भी चालू है. बहुत सारे लोग जो बार बार बांग्लादेश के नंबरों पे संपर्क में हैं, उसके बेसिस पे, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे ये सब ऑपरेशन चलाया गया. कुल अब कल शाम तक 362 बांग्लादेशी को पकड़ने में गुजरात पुलिस को सफलता मिली थी, वो बढ़कर अब 501 हो गया है. पुलिस टीमों ने खुफिया जानकारी के आधार पर चिन्हित आवासीय क्षेत्रों, मजदूरों के ठिकानों और अन्य स्थानों पर जांच की. इस कार्रवाई में पुलिस की जिला इकाइयां, क्राइम ब्रांच टीमें और साइबर सेल की टीमें शामिल थीं. 362 બાંગ્લાદેશીઓને પકડવામાં તો આવ્યા, પરંતુ પોલીસની બીજી યુનિટ દ્વારા આ લોકોને ઘર આપવાવાળા લોકો, આ લોકોને નોકરી આપવાવાળા લોકો, આ સૌ લોકોને અહીંયા કોણ રાખતું હતું તેની બી તપાસની કામગીરી આગળ ચાલી રહી છે. જેમ કે આપણે પહેલાથી જ કહ્યું છે કે કોઈ બી પ્રકારના ડોક્યુમેન્ટ્સ લીધા વગર આવા અવૈધ લોકોને જે કોઈ લોકો આશરો આપશે તેની ઉપર બી ગુનાઓ દાખલ કરવામાં આવશે. 362 गुजरात के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री हर्ष संघवी के मुताबिक अब इन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी जो बिना देखे सुने बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देते हैं, उन्हें रोजगार के साथ घर मकान मुहैया कराते हैं. फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर ये घुसपैठिए भारत में कैसे दाखिल हुए और कैसे देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचे, और सबसे अहम ये कि आखिर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए कैसे फर्जी दस्तावेज बनाने में कामयाब हो जा रहे हैं. क्या इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट है? फिलहाल इसकी पड़ताल की जा रही है. वहीं इसके साथ ही गुजरात में पकड़े गए बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने की तैयारी भी हो चुकी है. ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया. देश भर में अवैध तरीके से भारत की सीमा में घुसे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है. जहां गुजरात ने इसके लिए बाकायदा ऑपरेशन डेल्टा हंट लॉन्च किया है, तो वहीं देश के अलग अलग राज्यों में बांग्लादेशियों की धरपकड़ जारी है. देश की राजधानी दिल्ली में जून 2025 से फरवरी 2026 तक कुल 1589 अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें पकड़ा गया और इसके बाद सभी को अगरतला बांग्लादेश सीमा के रास्ते वापस बांग्लादेश भेज दिया गया. इसके अलावा महाराष्ट्र में जून 2025 से फरवरी 2026 तक करीब 2376 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार कर उन्हें डिपोर्ट किया जा चुका है. वहीं कर्नाटक में चल रहे अवैध अप्रवासन अभियान के तहत 196 बांग्लादेशी घुसपैठियों को निर्वासित किया गया है. और इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल के 11 जिलों में मौजूद होल्डिंग सेंटर में इस वक्त करीब 386 बांग्लादेशी घुसपैठी हैं जिन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया जारी है. देशहित में आगे बढ़ते हैं. इस वक्त 3 देशों भारत, पाकिस्तान और चीन की नजर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के बंदरगाह पर होती है. तीनों देश पोर्ट पर खड़े अपने वॉरशिप की पल पल की अपडेट ले रहे हैं. इस बीच श्रीलंका सरकार फुल ऑन एक्टिव है. भारत पाकिस्तान के युद्धपोतों के एक साथ कोलंबो पहुंचने से हिंद महासागर में खलबली मची हुई है. दुनिया भर के एक्सपर्ट्स तरह तरह के कयास लगा रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली बार है जब भारत और पाकिस्तान के युद्धपोत आमने सामने खड़े हैं. ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर भारत पाकिस्तान की नेवी आमने सामने.
एक तरफ पाकिस्तान के दो वॉरशिप PNS तैमूर और PNS असलात के साथ हिंगोर क्लास की सबमरीन डेरा डाले हुए है, तो दूसरी ओर भारतीय नौसेना का लैंडिंग शिप टैंक INS ऐरावत सीना ताने खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलाने के बाद ये पहली बार है जब पड़ोसी मुल्क के और हिंदुस्तान का INS ऐरावत आमने सामने खड़े हैं। जाहिर है मामला बेहद संवेदनशील है, लिहाजा पूरे हिंद महासागर में हलचल मची हुई है। श्रीलंका का समंदर इस वक्त रणनीतिक रण क्षेत्र बना हुआ है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्धपोत कोलंबो में आमने सामने क्यों खड़े हैं? इस सवाल के डिटेल में जाने से पहले कोलंबो पहुंचे पाकिस्तान के सबमरीन के बारे में जानना बेहद दिलचस्प होगा। सबसे खास बात यह कि कोलंबो पहुंची सबमरीन पाकिस्तान की नई हिंगोर क्लास पनडुब्बी है। यह पनडुब्बी बाबर 3 क्रूज मिसाइल दागने की क्षमता रखती है। यह सबमरीन चीन से अपनी मेडन वॉयज यानी पहली यात्रा पर पाकिस्तान जा रही है। पाकिस्तान और चीन हिंदुस्तान के लिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पाकिस्तान को सबमरीन देकर फुसलाए रखना तो चीन का बहाना मात्र है। चीन की नजर पूरे हिंद महासागर पर है। यह हिंदुस्तान को घेरने की चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का हिस्सा है। इसे बहुत गौर से समझना होगा। चीन हिंद महासागर में स्टेट ऑफ मलक्का से लेकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक अपने जासूसी जहाजों को काम पर लगाए हुए है। चीन ने भारत के चारों तरफ रणनीतिक बंदरगाहों का एक नेटवर्क भी बनाया हुआ है। चीन ने इसके लिए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को विकसित करना शुरू किया है। कर्ज के जाल में उलझाकर चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को पहले ही 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया है और अफ्रीका के जिबूती पर तो चीन का पूरी तरह कब्जा ही हो चुका है। यही नहीं, पाकिस्तान की नौसेना को आधुनिक घातक हथियारों से लैस कर रहा है ताकि वो हिंद महासागर में भारत को उलझाए रख सके। कहा जा रहा है कि कोलंबो में पाकिस्तानी बेड़ा ईंधन भरने और एक गुडविल विजिट पर है, जिसके बाद श्रीलंकाई नौसेना के साथ एक पैसेज एक्सरसाइज भी करेगा। इस एक्सरसाइज को लेकर अभी बहुत कुछ साफ नहीं है। भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS ऐरावत कोलंबो पोर्ट पर ऑपरेशनल टर्न अराउंड यानी ईंधन भरने और रसद लेने के लिए रुका है। ये जहाज भारत के अनुदान के तहत श्रीलंका कोस्ट गार्ड के जहाज सुरक्षा के लिए बेहद अहम स्पेयर पार्ट्स और जरूरी सामग्री लेकर पहुंचा है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के युद्धपोतों के कोलंबो पहुंचने की टाइमिंग कई सवाल खड़े कर रहे हैं। कोलंबो पोर्ट हिंद महासागर के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों पर स्थित है। यही वजह है कि भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों यहां अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। श्रीलंका के समंदर में भारत पहले से ही मजबूत स्थिति में रहा है और यही बात चीन और पाकिस्तान को बच नहीं रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow.